हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। करंट में एक न्यूज़ डिस्कस हो रही है कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशंस हैं, इंडिया के अंदर एक बॉडी होती है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है और जो भी इलेक्शंस की डेट्स वगैरह होती हैं वो सब डिसाइड करती है और भी कई काम होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं। और क्या होता है ये, क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या इसमें वर्कली होता है, उस सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और मैं आपको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में जो भी रिगार्डिंग नॉलेज होगी वो सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले माई सेल्फ आशुतोष टेलर और मैंने बीएससी किया है, बीएड है, और स्टडी वाइब पे आपको इससे रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे और वीडियोस भी हम रोज़ कंटिन्यू करंट इश्यूज़ की वीडियोस भी डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से उसको अवेयर कर सकते हैं। हाल ही में जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, क्या है ये न्यूज़, इसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट उन्होंने अपॉइंट किया है न्यू इलेक्शन कमीशन सुनील चंद्रा जी हमारे यहाँ पर नए इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, सी बोला गया है यहाँ पर, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, और इन्होंने रिप्लेस किया है सुनील अरोड़ा जी को। काफ़ी टाइम से सुनील अरोड़ा जी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सी थे। ठीक है, क्या है इसका टॉपिक। इससे पहले अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि इसके बारे में क्या डिस्कस किया जा सकता है। तो देखा जाए तो ये एक जो भी है हमारे यहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, एक तरह से बॉडी है जो अपनी स्वतः मतलब अपने इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी नहीं है कि संवैधानिक रूप से स्वनियायित है। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, स्टेट इलेक्शंस करवाते हैं। और जो यहाँ पर जो बॉडी है वो ऑटोनॉमस है, स्वनिकाय निकाय निताय होती है, ऑटोनॉमस है, जो किसी के अंडर नहीं होती है, अपना वर्क खुद करती है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली है, संवैधानिक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन एंड स्टेट इलेक्शंस, यूनियन और स्टेट्स इलेक्शन को ये कंडक्ट करवाते हैं। तो इनका इस्टेब्लिश कब हुई थी ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर दे दिया गया है 26 जनवरी 1950, 25 जैन 1950 को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए तो बारीकली क्वेश्चन से पूछा भी जा सकता है। और 25 जनवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी चीज़ यहाँ पर साथ में डिस्कस की गई है। आयोग का सचिवालय होता है जो नई दिल्ली में है, मतलब इसका जो भी हेडक्वार्टर कह सकते हैं अपन, तो सचिवालय जो है इन लोकेटेड दिल्ली। ठीक है, तो ये जो बॉडी होती है ये बॉडी ऑटोनॉमस होती है। ऑटोनॉमस के साथ में ये बॉडी क्या करती है, लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, राज्यसभा और स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है, विधानसभा होती है, उनके भी इलेक्शंस करवाती हैं। द ऑफिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और इनके साथ में इलेक्शन तो करवाती ही हैं पर इनका उप उपाध्यक्ष होता है और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति इनके साथ में वाइस भी करता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इनके साथ में ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, इसका संबंध जो है, इसका रिलेशन जो है वो देखा जाए तो हमारे जो पंचायती चुनाव होते हैं उनसे भी है और निकाय चुनावों से नहीं है। सॉरी, इसमें डिस्कस करना मैं नॉट, हाँ इट्स ओके, नॉट कंडक्टेड। ये वो इलेक्शन नहीं करवाते, ये जो बॉडी होती है वो ये इलेक्शन नहीं कराती, वो स्टेट वाले इलेक्शंस करवाती है। फॉर दिस में आगे लिखा हुआ है, भारत का संविधान जो है एक तरह से राज्यों के प्रावधान के लिए करता है, मतलब इसके अंदर प्रोविजन देता है स्टेट के लिए। ठीक है ना, स्टेट के लिए प्रोविज़न है कि स्टेट अपने स्तर पे वो इलेक्शंस करवा सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। तो इससे पहले का हम अगर हिस्ट्री देखना जाए और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस तरह से उसे
कंडक्ट किया गया था और किस तरह से उसे ब्रीफ करके बनाया गया है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये लेक्चर छोटा सा टॉपिक से स्टार्ट हुआ था, सिर्फ उनका न्यू अपॉइंट किया गया था, तो मैं उस न्यू अपॉइंट के साथ में इस लेक्चर को पूरा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इस लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर इसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें क्या प्रोविज़न है। कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें ये बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 जो है, पार्ट 15 के अंदर तो इन्होंने आर्टिकल दिया है 254 से 224 से 229 के अंदर दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने बोला है कि इसमें एक चुनाव से संबंधित, यह चुनाव से संबंधित है और इसके मामलों के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। मतलब सबसे पहला है कि आपको इस्टेब्लिश करनी होगी एक इलेक्शन कमीशन। ओके, इलेक्शन कमीशन आपको एक कंडक्ट इस्टेब्लिश करनी है। साथ में एक चीज़ और बोलते हैं कि एक्ट, इसका जो एक्ट है 254 के अंदर ये कहता है कि चुनावों के निहित होने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए, अधीक्षण होना चाहिए, कंट्रोलर होना चाहिए। इसमें यही चीज़ बोली गई है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू बी विजिटेड इन द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनके निर्देशों के द्वारा और उनके नियंत्रण में चुनाव होने चाहिए। ठीक है ना। 255 में क्या बोलता है, 255 में बोलता है कि किसी भी पर्सन को शामिल करने के लिए आयोग नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी पर्सन को शामिल करने के लिए आयोग नहीं होना चाहिए। इसमें शामिल होने वाले का दावा नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें ना तो आप कह सकते हो कि नो पर्सन इज क्लेम नहीं करना चाहिए, और ना ही उसमें कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिकल रूल एंड अराउंड द रीजन, रेस, केस्ट और सेक्स। मतलब इसके ऊपर भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। कि इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग ये चीज़ बोलता है कि आप किसी पे भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर एक विशेष मतदाता की सूची नहीं करेंगे। मतलब आप उसके जेंडर के आधार पर हो सकता है, रेस के आधार पर हो सकता है, अराउंड द रीजन, उसके आधार पर आप उसको नो पर्सन इज दे नहीं करना है। ठीक है ना, क्या आप ये हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा इशू रहता है। लोकसभा और विधानसभा नेक्स्ट है 256 में क्या बोलता है कि लोकसभा, लेजिस्लेटिव एंड असेंबली एंड स्टेट टू बी। तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा, इसके अंदर हमें चुनाव के लिए राज्यों के वयस्क मताधिकारों का के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो भी इलेक्शन होंगे वो 18+ जो भी होंगे, वयस्क मताधिकार यही बोलता है, 18+ एडल्ट जो होंगे वही ये वोट देंगे और वही इनको इलेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है ना। और विधान शक्तियाँ हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसी के लिए जाएगा। 257 क्या बोलता है, 257 बोलता है कि चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति संविधान है। ठीक है ना, संविधान ही इसमें लेजिस्लेटिव है। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट मेक द प्रोवाइड प्रोविजन विद द रिएक्ट टू इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर रिएक्शन कर सकता है। ठीक है ना, उस समय किसी के और के हाथ में पावर्स नहीं होती है। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास में पावर पूरा रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में उस समय पावर नहीं रहता है। ठीक है ना। 328 क्या बोलता है, 328 कहता है कि राज्य की विधानसभा की शक्तियां उसके संबंध में प्रावधान करता है। ऐसा विधानसभा का चुनाव होता है। अगर लेजिस्लेटिव का इलेक्शन है तो लेजिस्लेटिव के हाथ में उसकी पावर्स रहती हैं। ठीक है ना, ये इसमें बोला गया है, प्रोविजन है दिए हुए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और चुनाव मामलों के अदालतों का हस्तक्षेप, तो जो भी इलेक्शन होगा उसमें कोर्ट का जो इंटरफेरेंस के लिए बारे में भी कहा गया है। ठीक है ना, बार टू द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इलेक्शन मैटर। ठीक है, इलेक्शन के मैटर में कोर्ट भी इसमें कह सकते हैं कि इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है ना, बार 2। नेक्स्ट है इलेक्शन के बारे में, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ECI। ECI का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये इतना हमने समझा कि इलेक्शन कमीशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या अमेंडमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग उसमें इसको बनाया गया था। ठीक है ना। तो इसमें मूल रूप से आयोग के बारे में केवल एक चुनाव आयोग था। इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए बोला गया है ओनली 1 इलेक्शन कमीशन, बट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन
अमेंडमेंट एक्ट, जो इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 1989 का है, ठीक है। 1989 में इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है ना। इसी के अंदर आगे बोलता है कि इट हैज़ बीन मेड ए मल्टीपल मेंबर्स बॉडी। ये जो है मल्टीपल मेंबर्स बॉडी है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन CEC जो है, सच द मेंबर इलेक्शन कमीशन इफ एनी प्रेसिडेंट मे बी फ्रॉम द टाइम फिक्स टू। तो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग शामिल होंगे, मतलब जो सदस्य होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वो मुख्य नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के समय पर ठीक कर सकेंगे। जैसे इसमें बोल सकते हैं कि कोई भी होगा तो उसके रूप में राष्ट्रपति के समय समय पर उसे ठीक कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति इसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं, टाइमली राष्ट्रपति उसको फिक्स कर सकते हैं, मतलब अपॉइंट तो राष्ट्रपति ही करेंगे ना CEC को, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको फिक्स्ड कर सकते हैं कि इतने टाइम के लिए 5 ईयर का कम से कम उनका टाइम पीरियड रहता है, तो उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में जो है वर्तमान में इसमें CEC और 2 इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। प्रेजेंट में जो क्या है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट में आपको पता रहना चाहिए कि CEC है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है ना। 2 मुख्य हैं और 1 चीफ है, ठीक है। इसमें 2 हैं, एक CA और 2 मुख्य चुनाव आयोग शामिल हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन द्वारा मदद की जाती है, मतलब जो स्टेट के लेवल पे होगी तो उसमें मुख्य निर्वाचन जो होता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होता है वो IAS रैंक का होल्डर होता है, उसमें IAS होल्डर रैंक उनके होते हैं, तो वो उनको मदद करते हैं, ठीक है ना। वह IAS रैंक के अधिकारी होता है, वो इनको राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य चुनाविन द्वारा निर्वाचन द्वारा मदद की जाती है, और वह जो अधिकारी होता है वो IAS रैंक का होता है। दैट्स क्लियर है इस पॉइंट को। अपॉइंट एंड उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, और टेरेंस ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है ना। अपॉइंट कैसे करते हैं और उन्हें टेनर्स कैसे करते हैं, टेनेंट्स मतलब उनको कह सकते हैं कि इनको नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है ना। इनका कार्यकाल जो होता है, सॉरी मैं 5 ईयर्स बोल गया था, तो इनमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है। सबसे पहली चीज़ अभी बताया था लेटेस्ट में जो न्यूज़ थी, प्रेसिडेंट इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। इसी के साथ में इनका जो टेनर्स होता है वो 6 ईयर का होता है, 6 ईयर, ये आपको नोट करना होगा, क्योंकि 6 ईयर अराउंडली गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती है उनमें 5 ईयर ही रहता है, तो यहाँ पर 6 ईयर रहता है। इस चीज़ को आपको कंसिडर करना, क्योंकि बिकॉज 5 ईयर तक एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश रहती है, 5 ईयर बाद में वापस इलेक्शन होते हैं, तो वापस इलेक्शन करवाने हैं, तो इसीलिए उनका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 6 ईयर्स का रखा गया है, ताकि 5 पीरियड तक उनका टाइम रह जाए, गवर्नमेंट जो भी रहती है, और एक इलेक्शन कराएं उसके बाद में जाएँ, तो वो वाली चीज़ के लिए 6 ईयर्स को रखा गया है। और एज जो बताई गई है इलेक्शन कमिश्नर की वो 65 बताई गई है। 65 तो अमूमन इनमें रहना ही चाहिए, ऐसा इनमें बताया गया है, 65 की तक होनी चाहिए। 6 वर्ष का कार्यकाल है, अगर 65 नहीं हुए हैं। इसमें एक चीज़ है कि 6 ईयर्स का रहता है, 6 ईयर तक अगर आप 65 के नहीं होते हैं तो आप रह सकते हैं, और अगर आप उससे पहले ही हो जाते हैं तो आप उससे पहले रिटायरमेंट होना होगा। 65 आपको लास्ट रहेगा, ठीक है ना, वहाँ तक की आपकी जॉब रह सकती है गवर्नमेंट की, ठीक है। इससे पहले ये चीज़ बताई गई है। एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड द, तो इसमें एक चीज़ ये भी बोली गई है कि ये सामान्य स्तर का आनंद लेते हैं, मतलब प्रॉपरली इंजॉयमेंट ही है, और उपलब्ध वेतन और भक्ति को भी प्राप्त करते हैं। और इनमें क्या है कि एक इनको अच्छा पैकेज भी मिल ही जाता है, सैलरी भी मिलती ही है, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इनको अवेलेबल टू कह सकते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बन सकते हैं, ऐसा इनमें बताया गया है। टू अवेलेबल टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अवेलेबल भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिमूवेबल, इनको कैसे हटाया जाए इनके पद से, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि हम इसको भी किस तरह से डिफाइन करें कि इनको निष्कासित करना, इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो यह क्या है कि या तो ये इस्तीफा खुद दे दें या उनका समय से पहले हटा सकते हैं, इस्तीफे से हटा सकते हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, या तो रिजिग्नेशन लेटर दें, रिमूवेबल बिफोर द टर्म के अंदर ही आप उनको रिजाइन दे दें, रिजाइन दे देते हैं तो भी वो रिमूव हो सकते हैं। और रिमूव द ऑफिस द थॉट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर द सेकंड। हाँ, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो परमानेंटली ये भी कर सकते हैं संसद द्वारा, सॉरी, सीई को हटाने की प्रक्रिया में ये किया जा सकता है कि इसके केवल कार्यालय से ही हटाया जा सकता है, मतलब इसको वर्क लीव ऑफिस से ही हटा सकते हैं, बट हटाया जा सकता है। बट इसमें एक रीजन ये है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है ये पद, तो इसको भी आप देख सकते हैं रिमूवेबल सिमिलर टू द। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह हटा सकते हो उसी तरह इसको भी हटाया जा सकता है, प्रोविजन वही रहेंगे। तो प्रक्रिया क्या होगी अगर हटाने की, हटाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कैसे हटाएंगे, तो इसमें बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और CEC, तो इन तीनों का सेम ही रहेगा प्रोसीजर कि इनको किस तरह से हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने के लिए एक ही चीज़ हो सकती, ये प्रक्रिया हो सकती है कि इन्हें महाअभियोग, महाअभियोग ऑर्डिनेंस ऑफ जनरल कॉम्पेरोलर एंड महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। नियंत्रण इसे बोलते हैं, नियंत्रक, तो इसको बोलते हैं कंपेरोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG जो होते हैं हमारे, CAG के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनके हो सकता है, उनके द्वारा ये रिमूवल हो सकता है ऑन द ऑफिस थॉट एट द मोड अडॉप्ट बाय द पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ, जो पार्लियामेंट होता है उसके ग्राउंड ऑफ से इसे प्रोवाइड मिसबिहेवियर, मतलब मिसबिहेवियर अगर होता है तो उसे हटाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है या फिर मिसबिहेवियर है तो उनको साबित किए। आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेते हुए मैं आपको हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि चुनाव आयोग, चुनाव के जो उच्च न्यायालय हैं और सुप्रीम कोर्ट है और CECA हैं, ये जो होते हैं ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है CAG के न्यायाधीश हो सकते हैं, मतलब उन्हीं के न्यायाधीश हो सकते हैं। उनको साबित करना होगा कि किस आधार पर संसद द्वारा आप अपनाई गई जो प्रक्रिया प्रस्ताव है उनके माध्यम से पद से हटाया जाए, ठीक है ना। और उनका दुर्व्यवहार, अक्षमता, एक सबसे बड़ी चीज़ है, अक्षमता हो तो उसको आपको स्पष्ट करना होगा, निष्कासित करने के लिए उपस्थित होना होगा, ठीक है ना। रिमूवल होने के लिए आपको क्या करना होगा कि सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि रिमूवल होने के लिए सबसे पहले स्पेशल मेजरमेंट जो है मेजोरिटी आपको लानी होगी 1/3 की, 2/3 और मेंबर प्रेजेंट वोटिंग एंड सपोर्ट मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो हाउस है उसके अंदर आपको 50% की क्या है, 50% से अधिक का समर्थन लेना होगा और 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी उनको अपने पद से हटाने के लिए। तो दोनों चीज़ क्लियर हुई। पहला CAG जो होते हैं वो वाला पॉइंट था और दूसरे में जो थी 2/3 की मेंबर्स प्रेजेंट होनी चाहिए और वोटिंग होती है तो 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाउस के अंदर, ठीक है ना। थर्ड जो पॉइंट है उसमें बोलता है थर्ड जो पॉइंट है उसमें एक चीज़ बोली हुई है, इम्पैचमेंट के लिए कहा गया है कि इसे महाअभियोग बोला गया है। तो महाअभियोग जो होता है उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, उसे हटाने के लिए न्यायाधीश और CAG के लिए किया जा सकता है। रिमूवल फॉर द जजेस CAG एंड CEG, दिस इज नॉट यूज फॉर। महाअभियोग जो शब्द होगा वो चुनाव आयोग के लिए नहीं यूज में लिया जाएगा। महाअभियोग
ऐसा चुनाव आयोग के लिए नहीं लिया जाएगा। और सीएजी उनके लिए लिया जा सकता है, न्यायाधीश हुआ, सुप्रीम कोर्ट जज हुआ, सीएजी हुआ, सीईजी हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज था। महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है, टर्म जो है ये impeachment is the use of the removing the president which they required। तो आप इसमें ये चीज़ बोली गई है कि सॉरी एक मिनट, दोनों में ये चीज़ बोली गई है कि इसका इस्तेमाल जो है आप यहाँ महाअभियोग का प्रयोग तो आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है जिसकी आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकता क्या होती है कि अगर आपको ये शब्द वहाँ काम में लेना है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जा सकता है इसका प्रयोग, आवश्यकता है वहाँ आवश्यकता है। आवश्यकता क्या होती है कि दोनों सदनों में कुल 2/3 मेजोरिटी जो होती है वो 2/3 की मेंबर की होती है और टोटल होने चाहिए, सभी प्रेजेंट होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और नॉट यूज इसका योग्यता निर्धारित नहीं की गई है कि कानूनी हो, शैक्षणिक हो या फिर चुनाव आयोग के सदस्यों को प्रशासनिक या न्यायिक हो, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ ये भी ऐड की हुई है कि इनके साथ में कानूनी प्रक्रिया ना हो, शैक्षणिक प्रक्रिया ना हो और चुनाव आयोग के सदस्यों का प्रशासनिक एवं न्यायिक ना हो, ये चीज़ इसमें साथ में बोली गई है। तो देखिए इसके साथ में लिमिटेशंस भी कुछ दी गई हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये लिमिटेशंस एक्चुअल में मैं पहले बता चुका हूँ, इसको कहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेशन होती हैं, पहली लिमिटेशन में बोला हुआ है कि संविधान में योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो मैंने ये चीज़ आपको क्वालिफिकेशंस में बताई दी गई थी, योग्यता नहीं दी गई है। जो चुनाव है, शैक्षणिक है और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको इसके अंदर नोट किया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निष्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब समय से पहले आप उनको हटा भी नहीं सकते, ठीक है ना। स्पेशल नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर द इलेक्शन कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको संवैधानिक रूप से आप उसको चुनाव आयोग के कार्यकाल को निष्कासित नहीं कर सकते, निर्दिष्ट नहीं कर सकते, ऐसा इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा टर्म रहेगा। संविधान से सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयोग के अवहेलना नहीं की जाए, मतलब आप अगर यहाँ से रिटायर्ड हो जाते हो, ठीक है ना, रिटायर्डिंग हो जाते हो इलेक्शन कमीशन से, तो आप उसको फ्यूचर में अपॉइंटिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग के क्षेत्रों में, सॉरी एक मिनट, राज्य सरकार द्वारा जो भी, अगर आप सेवानिवृत्त होने के बाद में चुनाव आयोग के अवहेलना नहीं कर सकते, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन रहे हुए हैं तो आप उसमें इलेक्शन कमीशन के, और आप सरकार द्वारा किए गई नियुक्ति से हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने आपने एनी फ्यूचर में गवर्नमेंट आपको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है ना। पावर ऑफ फ्यूचर ऑफ सीईआई की फंक्शनिंग क्या है और पावर क्या है, लास्ट इस पॉइंट के साथ हम अपने लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं मैं यहाँ तक आपको क्लियर करूँगा, इसके आगे थोड़ा सा पार्ट है उसे भी मैं क्लियर कर दूँगा। चलिए इस पार्ट में क्या कहता है कि सीएजी की लिमिट्स क्या होती हैं, सॉरी लिमिट्स तो हो गई, सीएजी की लिमिट्स हो गई। अब हम इस पे आते हैं कि सीएजी की शक्तियां क्या है और कार्य क्या है। तो चुनाव आयोग का एक ही कार्य होता है कि जो भी एरिया होता है उसके अंदर आपको इलेक्शंस करवाने, ठीक है ना। इलेक्शंस प्रॉपर वे में होने चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें किसी भी तरह की जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन के क्षेत्रों को निर्धारित करता है, पहले तो एरिया वाइज उसको डिसाइड करता है कि इस एरिया में इतना होना चाहिए, इस एरिया में। परिसीमन आयोग अधिनियम, एक चीज बोली हुई है, परिसीमन आयोग अधिनियम, ठीक है ना। दिल्ली डायमेंशनल कमीशन जो है आर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो है वो क्या है, पार्लियामेंट का ही आर्ट है के आधार पर पूरे देश में संसद है, इसी के आधार पर पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। कंट्री बेस ऑन द बेस, इसी के आधार पर पूरे पार्लियामेंट है, ठीक है। तो एक चीज और बोलता है कि इसी के साथ में द प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज इलेक्शन रोल एंड द रजिस्टर द ऑल एलिजिबल वोटर्स। तो ये क्या करता है कि ये तैयार करता है समय समय पर मतदाता की सूची को संशोधित करने में और उन्हें सभी को पंजीकृत कराने में, ठीक है ना। जो भी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और
उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट को, ठीक है, टू द वोटर लिस्ट को करते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि इसके साथ में सिंबॉलिक भी है, एक चीज़ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव के उन मतलब जो भी अलॉट करते हैं, चिन्ह अलॉट करते हैं, ठीक है ना, इसी के अंदर ही है, इन्हीं का काम है चुनाव के चिन्ह को अलॉट करना और पार्टीज को बनाना और उनके साथ में उनके मॉडल कोड ऑफ द, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इनके साथ में आती हैं। उन्हें चुनाव आयोग राज्य के राजनीतिक दलों के लिए एक स्तर का खेल का मैदान सुनिश्चित करते हैं, मतलब जो भी उनको पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के लिए एक ग्राउंड फील्ड, प्लेइंग फील्ड बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि उनको इलेक्शन करा सकें और फेयरली उनमें वर्क हो सके। चुनाव आयोग जो होता है वो चुनाव संहिता में भी उनके द्वारा एक आदर्श संहिता की सख्त पालना की जाती है, मतलब ज़्यादा इलेक्शन में पैसे खर्च ना हो जाए तो उसके लिए भी एक बॉडी बनाई जाती है, उनके लिए भी एक संहिता लगाई जाती है, आचार संहिता बोलते हैं जिसे। तो चुनाव के समय ये देखा जाता है कि इनलीगल वर्क ना हो, पैसा कुछ ज़्यादा ना इन्वेस्ट कर दिया हो लोगों ने, खर्च ना कर दिया हो, तो उस चीज़ों को भी ये लोग अपनी नज़र में रखते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्शन के अंदर जो भी पार्टीज होती हैं वो अपना पैसा खर्च करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और स्पेंस होता ही है कुछ ना कुछ चुनाव में, पैम्पलेट्स बनाने हुए, कुछ प्रचार प्रसार करना हुआ, तो उन चीज़ों के लिए जो भी रेवेन्यू होता है वो चीज़ स्पेंड करते हैं, तो उसका भी उसको ब्यौरा ये लोग लेते हैं और खर्च करने की एक लिमिट्स भी तय करते हैं कि इतने से ज़्यादा रुपए आप उस पर खर्च नहीं कर सकते हो, ये भी चीज़ उस पर अंदर डिसाइडेड रहती है। अब इसमें और क्या चीज़ें हो सकती है, इसमें सलाहकार, क्षेत्र अधिकारी और अर्थ न्यायिक क्षेत्र, मतलब जुडिशली इनमें क्या फंक्शन रहता है वो चीज़ देखते हैं। जुडिशली इनमें क्या चीज़ें रहती है, तो संविधान के तहत आयोग में सलाहकार क्षेत्र अधिकार है, मतलब इसके अंदर वर्क है, एरिया वाइज अधिकार है। चुनाव के बाद में संसद के सदस्यों के बैठक की अयोग्यता का पालना और राज्य विधानसभाएं, तो इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव और जो भी चीज़ होती है वो उसके अंदर इलेक्शन जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, डिसक्वालिफिकेशंस हैं सीट मेंबर्स की, उनके बारे में भी देखता है। और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट हुआ चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, उनके अंदर दोनों के अंदर ही यही देखता है। उसके अंदर एक सब पॉइंट में डाल के एक चीज़ ये भी लिखी गई है, सब पॉइंट में ये लिखा गया है कि ऐसे सभी मामले जो आयोग के राय बरकरार हैं, मतलब उनके जो भी सजेशंस होते हैं उन पे अब रहते हैं, ठीक है ना, बिल्ड रहते हैं, तो राष्ट्रपति या जैसा भी मामला हो, राज्यपाल किसी पर भी इस तरह की राय या प्रतिक्रिया जो अपना प्रदान की जा सकती है, मतलब राज्यपाल के अंदर भी ये पावर्स होती हैं गवर्नर के अंदर, राष्ट्रपति की तरह, कि वो उस पर कह सकता है कुछ भी बिल्डिंग ऑन द प्रेसिडेंट और एज मे बी गवर्नर, हाउ टू पॉइंट इज टर्नफाई, तो वो उसको भी राज्यपाल क्या कर सकता है, अपनी राय दे सकता है और प्रतिपादित कर सकता है, मतलब उसको एम्प्लाई करवा सकता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ राज्यपाल करता है, राज्यपाल भी कर सकता है। वो स्टेट के लिए बोला गया है, तो लेजिस्लेटिव के लिए बोला गया है, तो वहाँ पे गवर्नर का पद ही होता है, और इंडिया के लिए तो अपने प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्हीं के ऑर्डर होंगे। फ्यूचर में अगर देखा जाए तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि लोगों के मामलों को, भ्रष्टाचार जैसे अगर कोई दोष होते हैं तो उनके लिए भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट, भ्रष्टाचार अगर कह सकते हैं तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, एज द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चुनावों को भी संदर्भित किया जा सकता है, मतलब वहाँ पर भी उनके डिस्कशंस रेफरल किया जा सकता है, रिफाइडेड किया जा सकता है कि इनमें क्वेश्चनिंग हो सकती है अपॉइंट ऑन द क्वेश्चंस एज द सच ए पर्सन, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ डिस्कस किया जा सकता है। दोषियों के लिए जो भी है, दोषी पाया जाता है, अगर इसके अलावा भी व्यक्ति अगर मामलों में भ्रष्ट आचरण या दोषी पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने भी आने वाले चुनावों को भी संदर्भित किया जा सकता है, मतलब उन्हें रोका जा सकता है। आयोग इस सवाल पर अपनी राय के लिए, क्या ऐसा व्यक्ति है कि आयोग अपने जो है, यदि हाँ तो वह अवधि के लिए है, किस अवधि के लिए है, मतलब क्या अगर उसमें टाइम पीरियड होता है तो उसके लिए भी क्या रहेगा, वो भी इसके अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। और
आयोग के पास में ऐसे उम्मीदवारों के अयोग्य ठहराने की भी शक्ति है और उन्हें विफल भी किया जा सकता है, मतलब उनको समय से पहले उनको डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता है, ठीक है ना, डिस्क्वालीफाइड भी कर सकते हैं। और समय और तरीके से अगर अपने चुनाव में खर्च और लेखा जोखा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी क्या होती है, अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दिए इलेक्शन के अंदर तो उनके ऊपर भी जो भी लॉ है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, निर्धारित जो भी होती है उसके अलावा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये था लेक्चर, आपको कितना समझ में आया आप डिस्कशन में ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। ये एक और बॉडी के रूप में हमने एक चार्ट बना दिया है कि अलग अलग किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। डेट्स भी यही देते हैं। आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।